साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके की डिटेल क्लास। जी हाँ, यहाँ पर एक एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अब परीक्षा का स्तर चेंज हो रहा है। तो अब आपको अगर एक एक प्रश्न के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी नहीं है तो एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो अभी एमपीपीएससी आने वाली है, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम आने वाला है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, सीबीटी 2 और यूपीएसआई भी आने वाला है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 10 तक प्रश्न हम आपको कल वाली वीडियो में करा चुके हैं, सारे प्रश्नों की आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो प्रश्न नंबर 11 है, कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण में लगभग कितने लोगों को टीका लगाया जाएगा? ऑप्शन है लगभग 12 करोड़, ऑप्शन बी है 22 करोड़, ऑप्शन सी है 27 करोड़ या फिर ऑप्शन डी है लगभग 32 करोड़। आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, लगभग 27 करोड़ लोगों को कोविड-19 के प्रथम चरण में टीका लगाया जाएगा। आइए आपको इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। तो 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले भारतीय कौन बने हैं जिन्हें यह टीका लगाया गया है? तो मनीष कुमार हैं जो सबसे पहले भारतीय हैं जिन्हें यह टीका लगाया गया है। अब देखिए, महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए ये जानना कि ये टीके का नाम क्या है और ये कहां पर बना है। तो देखिए, टीके का नाम है कोविशील्ड और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में बना हुआ है। तो आपका एक स्टैटिक का प्रश्न यहाँ से क्लियर हो रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो पुणे में है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब इस टीके में सबसे पहले वरीयता किसको दी जाएगी, सबसे पहले किसको लगाया जाएगा? तो जो कोरोना फ्रंट वॉरियर्स हैं, जैसे कि सफाई कर्मी, हमारे चिकित्सा कर्मी जो भी हैं और पुलिसकर्मी, इन तीनों लोगों को सबसे पहले कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे भारत में जो है लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहला जो भारतीय बने हैं वो कौन है? मनीष कुमार हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 है, अभी हाल ही में किसने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है? करंट का यह प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है विरल आचार्य, ऑप्शन बी है जी वेंकटरामू, ऑप्शन सी है पी श्रीनिवासन या फिर ऑप्शन डी है शेखर गुप्ता। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि जी वेंकटरामू ने अभी हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का कार्यभार संभाल लिया है। आइए इनके बारे में आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई? तो 2018 में की गई और मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 3 वर्ष के लिए जी वेंकटरामू का कार्यभार बढ़ा दिया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है भारत की पहली पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सी है? तो पहली पेमेंट बैंक जो है वो कौन सी है? एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो भारत की पहली पेमेंट बैंक है। ये इतने प्रश्न यहाँ से बनेंगे, महत्वपूर्ण थे जो हमने आपको बता दिए। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, हैनले एंड पार्टनर्स इंडेक्स 2021 में सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का है? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। तो देखिए, भारत कौन से क्रम पे है? तो भारत जो है, भारत 85 85 नंबर पर भारत का पासपोर्ट आता है। और सबसे नीचे कौन है? तो सबसे नीचे भाई अफगान जलेबी 110 नंबर पर जो है अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के बारे में भी सोच रहे होंगे ना कहाँ पर है, तो भाई नीचे से टॉप किया है पाकिस्तान ने, 107वें नंबर पर पाकिस्तान है। ठीक है, पहले पर जापान है, याद रखिएगा। अब ये किस आधार पर ये पासपोर्ट के मतलब कि जो ये रिपोर्ट जारी की है किस आधार पर जारी की जाती है? तो किसका पासपोर्ट कितना ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि कौन से देश का निवासी सबसे ज़्यादा जगह पर बिना पासपोर्ट के, मतलब कि जो पासपोर्ट होता है ना पहले प्री पासपोर्ट जिसे कहते हैं, उस प्री पासपोर्ट की मदद से कितने देशों में जाकर के रह सकता है, उसके आधार पर यह जो है हैनले एंड पार्टनर्स इंडेक्स पासपोर्ट जो लिस्ट है बनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ऑप्शन है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। आइए आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर जो है आपका भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, 12 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है, वहीं जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो डिफरेंस याद रखिएगा कि परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है। और 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये इतने प्रश्न जो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर नाम आ गया स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि जो आपका प्रबुद्ध पत्रिका है वो स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। ठीक है, वहीं पर बात कर लेते हैं 1897 में रामकृष्ण परमहंस जो आपकी स्थापना किसने की थी, मिशन की स्थापना, वो भी आपके स्वामी विवेकानंद जी ने ही की थी। ठीक है, और तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है?
तो तूफानी हिंदू भी स्वामी विवेकानंद जी को ही कहा जाता है। इतने प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे, याद रखिएगा। एक शिकागो भी पूछ लिया था, क्योंकि शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, तो आपसे पूछा जाता है शिकागो कहाँ पर स्थित है, तो अमेरिका में शिकागो स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यह है आपका प्रश्न नंबर 15। अभी हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तेलंगाना, या फिर ऑप्शन डी है उड़ीसा। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर डी, यानी कि उड़ीसा ने अभी हाल ही में अपने पहले फायर पार्क, यानी देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। आइए आपको जानकारी देते हैं। तो ओडिशा के भुवनेश्वर में यह फायर पार्क स्थापित किया जा रहा है। अब देखिए ओडिशा यहाँ पर आ गया है, तो ओडिशा आपके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो देखिए पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जो 2023 है वो आपके उड़ीसा में ही होने वाला है। देखिए इससे पहले 2008 में उड़ीसा में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, माफ कीजिएगा, 2018 में हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप जो है वो हो चुका है। ठीक है, और 2023 में पुनः होने जा रहा है। कहाँ होता है? तो उड़ीसा का जो कलिंगा उत्कल जो स्टेडियम है वहां पर यह मैच होते हैं सारे के सारे। 13 से 29 जनवरी 2023 के मध्य यह वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इस बार ये 2 स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, एक तो भुवनेश्वर में जो राजधानी है और एक राउरकेला में। 2 जगह पर 2023 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाने वाला है भारत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये देखिए, आपको अगर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लास्ट में बिना लाइक किए हुए निकल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बीच में ही बता दिया है। ठीक है, तो अभी लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस पूर्वोत्तर राज्य में वैनेडियम के संभावित भंडार खोजे, यानी कहां पर वैनेडियम मिल सकता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर, या फिर ऑप्शन डी है मेघालय। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर डी, यानी कि मेघालय में यहाँ पर वैनेडियम सर्वेक्षण, वैनेडियम की संभावित भंडार खोजे गए हैं। आइए और जानकारी देते हैं आपको। तो वैनेडियम जो है वो स्टील से भी मजबूत धातु होती है और इसका मूल्य भी सर्वाधिक होता है। मतलब वैनेडियम बहुत ही महत्वपूर्ण धातु हो सकती है अगर यहाँ पर भंडार मिल जाते हैं। कहाँ पर? मेघालय में। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 भारतीय राज्य दिए हुए हैं और यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है और यहाँ के सीएम कौन है, ये आपसे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो त्रिपुरा के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो देखिए त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? बिप्लब कुमार देव है। मिजोरम की बात कर लेते हैं, तो मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथांगा है। उसके बाद मणिपुर की बात कर लेते हैं, तो मणिपुर की राजधानी है आपकी इम्फाल और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर से कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, लोकटक झील। मैंने बताया ना, मणि जो होती है, मणि नीचे गिरेगी, टक की आवाज आएगी, तो लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। त्रिपुरा को भी याद कर लीजिए, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मेघालय की बात कर लेते हैं। तो मेघालय जो है, तो मेघालय के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो हैं कॉनरैड संगमा। ठीक है, और यहाँ की जो राजधानी वो शिलोंग है। अब देखिए मेघालय में चेरापूंजी और मासिनराम जो है कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है। अब देखिए मेघालय और असम को जोड़ने वाला एक नया पुल बनाया जा रहा है, जो भारत का अब सर्वाधिक लंबा, सबसे लंबा पुल होगा। उसके बारे में वीडियो बहुत जल्दी आज शाम तक आपको मिल जाएगी। पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कहाँ से कहाँ तक ये पुल बनाया जा रहा है, कैसे क्या बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 आ रहा है आपके सामने। हाल ही में किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन इको फ्रेंडली शहर स्थापित किया है? ऑप्शन ए है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है कुवैत, या फिर ऑप्शन डी है तुर्की। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि सऊदी अरब ने अभी नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन इको फ्रेंडली शहर स्थापित किया। अब ये क्या है, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए ये ऐसा शहर होगा जो द लाइन शहर है कि इस शहर में कोई भी वाहन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी टोटल इको फ्रेंडली। और यहाँ पर सिर्फ पैदल में ही यात्रा की जाएगी, सिर्फ पैदल चल सकते हैं आप, कोई भी वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल जीरो पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात कर लेते हैं। इनमें से एक जो टॉपिक है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? तो देखिए ये ऐसा पहला अरब देश बन गया है जिसने होप मिशन जो है लॉन्च किया। होप मिशन क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन जो है वो आपका होप मिशन है, तो महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी की बात करते हैं तो रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, और वहीं अगर हम कुवैत की बात करते हैं तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, और तुर्की की बात करते हैं तो अंकारा जो है वो तुर्की की राजधानी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा, जिसने नियोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत द लाइन इको फ्रेंडली यहाँ पर शहर स्थापित किया है। ठीक है, बिल्कुल जीरो पॉल्यूशन फ्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ गया, हाल ही में थैला बैंक का शुभारंभ कहां पर किया गया है? भाई देखिए, बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, यूपी वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है पुणे नगर निगम, ऑप्शन बी है जयपुर नगर निगम, ऑप्शन सी लखनऊ नगर निगम और ऑप्शन डी है उत्तर दिल्ली नगर निगम। किसने यहाँ पर थैला बैंक का शुभारंभ किया? आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, लखनऊ नगर निगम। जी हाँ, ये जो ऐसे काम होते हैं ना, नए नए काम, वो सारे लखनऊ वाले ही करते हैं भाई, ठीक है। तो नवाबों की नगरी आपकी लखनऊ में यहाँ पर थैला बैंक की स्थापना की गई है। अब देखिए, लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न बनेगा, इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो जो आपका इमाम बाड़ा है वो भी लखनऊ में स्थित है। अब देखिए, लखनऊ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं, देखिए कौन से। तो देखिए, जो आपका डिफेंस एक्सपो 2020 वाला था, 11वां डिफेंस एक्सपो 2020 वो कहाँ पर? लखनऊ में ही आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, 11वां डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित किया गया था। और इसकी जो अगवानी है, यानी कि जो अध्यक्षता है, वो किसने की थी? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह जी ने इस डिफेंस एक्सपो की जो है अगवानी की थी, अध्यक्षता की थी। आपसे पूछा जाएगा, यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो 11वां डिफेंस एक्सपो है लखनऊ में मनाया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंदिर में मकरविलक्कू उत्सव की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, ऑप्शन बी है सबरीमाला मंदिर केरल, ऑप्शन सी है बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी है कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है बी, यानी कि सबरीमाला मंदिर जो केरल में है, वहां पर मकरविलक्कू उत्सव की शुरुआत की गई। आइए आपको इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। देखिए, 14 जनवरी को जो आपका सबरीमाला मंदिर है, यहाँ पर एक अलग तरह की रोशनी उत्पन्न होती है और उस रोशनी को ही मकरविलक्कू कहा जाता है, ठीक है। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपके केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है। अब देखिए, ये सबरीमाला मंदिर किसको समर्पित है, ये पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है सबरीमाला मंदिर। अब यहाँ पर आपके कुछ मंदिर आ रहे हैं, तो उनके निर्माणकर्ता के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने? गंग वंश के राजाओं ने करवाया था। सबरीमाला मंदिर के बारे में हमने आपको बता दिया है। बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं, जो तमिलनाडु में है, तो यहाँ पर चोल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। और जो तंजौर है, वो चोल वंश की राजधानी हुआ करती थी, आपको पता ही होगा। कैलाशनाथ मंदिर जो महाराष्ट्र है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने करवाया था। ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, भारत की आन बान और शान। वैसे तो भारतीय सेना चौथे नंबर पर है विश्व में, लेकिन जो जज्बा, जुनून और मतलब एक इंसानियत जो है, उसमें हम कहेंगे भारतीय सेना पहले नंबर पर है पूरे भारत में, ठीक है। जो समर्पण है भारतीय सेना का, वैसा समर्पण किसी भी देश की सेना का नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 12 जनवरी, ऑप्शन बी है 13 जनवरी, ऑप्शन सी है 15 जनवरी या फिर ऑप्शन डी है 14 जनवरी। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन सेना दिवस कब मनाए जाते हैं और इसके जो है चीफ कौन कौन है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आइए आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 15 जनवरी 1949 को जो के.एम. करियप्पा साहब हैं, वो भारत के पहले चीफ कमांडर इन स्टाफ बने थे। इस वजह से जो है आपका 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। आइए अब आपको अतिरिक्त जानकारी देते हैं। तो देखिए, जो आपका नौसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। पहला यहाँ से क्लियर होगा। और नौसेना अध्यक्ष इस समय कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं, वो यहाँ पर नौसेना अध्यक्ष हैं। उसके बाद वायुसेना दिवस की बात कर लेते हैं। तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। राकेश कुमार भदौरिया जो हैं, वो इस समय वायुसेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं, वो इस समय थल सेना के अध्यक्ष हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न आपके लिए बनेगा कि भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो जनरल बिपिन रावत जो हैं, वो भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बने हैं, ठीक है। कब बने? तो 1 जनवरी 2020 को इनने अपना कार्यभार संभाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो आपके जनरल बिपिन रावत बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरी देखी है। और पसंद तो भाई आई होगी क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास में। लाइक कर दिया कि नहीं भाई? बीच में ही बताया था लाइक कर देना, अभी तक नहीं किया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपके सामने आती रहे तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो और एक काम और कर दीजिएगा कि ये जो बेल आइकन है इसको दबा देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन भी दिया होगा, ठीक है। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो ये तीनों काम जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप ये तीनों काम जरूर कर देंगे। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।